चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ देयर इज अ कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जिस समय में दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का कंपोजिशन हो रहा है और उसने इक्वेशन दी है हमारे पास में, एंड द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी प्लस 5 sin ओमेगा टी प्लस 60, क्लियर। और इन ऐसा यूनिट बोला है, कैलकुलेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फेज एंड ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में निकालनी है, ठीक है। देखिए तीन चीजें निकालनी है हम लोग, एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एक रिजल्टेंट फेज और ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ज्यादा तकलीफ होती ही नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे A-net, एंड द फॉर्मूला फॉर A-net इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, गदो SHM में है cos phi, where phi is phase difference। cos phi क्या होता है? फेज डिफरेंस, या हम लोग उसको cos del भी बोल सकते हैं। What is our general formula for calculating A-net? The meaning of A-net, resultant amplitude। अगर मेरे को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो मेरे को हमारा फॉर्मूला होना चाहिए अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos। अब आप यहाँ अल्फा लगा लो या डेल लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट वो अल्फा और डेल वो cos फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं यहां से इसका फॉर्मूला बनाऊं तो अगर मैं सबसे पहले A-net ले ले तो A-net इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos ऑफ, अगर हम लोग यहाँ cos अल्फा ले लो डेल ले लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट आप यहां ले सकते हैं फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस होता क्या है? फेज डिफरेंस वो चीज होती है दोनों वेव के फेजेस के बीच का डिफरेंस, क्लियर। अब देखो यहां कंपोजिशन हो रहा है तो हमारे पास में दो वेव्स है, एक वेव तो चल रही है 4 sin ओमेगा टी, एक चल रही है आपको 5 sin ओमेगा टी प्लस 60। अब देखो ये जो ओमेगा टी है ये आपका फेज है ये वाले SHM के लिए, सॉरी ये वाले वेव्स के लिए, ये ओमेगा टी प्लस 60, अगेन दिस इज द फेज फॉर दिस वेव। तो ये दो वेव का सुपरपोज हुआ है, और जैसे ही इन दोनों का सुपरपोज हुआ है तो ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी प्लस 60, तो ये फेज जो है ये इस वेव का है, ये फेज इस वेव का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ले लो तो मैं ले लो ओमेगा टी प्लस 60 माइनस ओमेगा टी, क्लियर। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस लेंगे ना हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो ओमेगा टी वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 60। सो व्हाट इज 60? 60 इज अ फेज डिफरेंस। 60 क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस, क्लियर। तो इस ढंग से हम लोग फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि दोनों के फेजेस को हम लोग माइनस करेंगे, और जिस समय दोनों के फेजेस को हम लोग माइनस करते हैं सो वी गेट दिस फेज डिफरेंस, क्लियर। चलिए जिस समय हम लोग कंपोजिशन करते हैं तो कंपोजिशन के लिए कुछ टर्म्स आपको याद होगी, तो उस टर्म्स को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल है तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझ ले, क्योंकि जिस समय हम लोग कंपोजिशन करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाता है तेरा x1 प्लस x2, याद है कुछ? याद है। और ये जो अगर x1 देखो तो मैं x1 ले लें यहां से, तो x1 अगर मैं ये मेरी इक्वेशन के साथ में मैं कंपेयर कर दूं तो यहां से अगर मिला दो तो 4 sin ओमेगा टी, कैसी होगा? अरे ऐसी होगा ना, क्लियर। और मैं यहां से अगर x2 बना लूं तो x2 क्या हो जाएगा? दिस इज 5 sin ओमेगा टी प्लस 60। देख अच्छे से याद कर। अगर हम लोग फिर से इसको मैं जनरल इक्वेशन के साथ में ले लूं तो क्या A1 sin ओमेगा टी हो जाएगा, और अगर मैं इसको ले लूं तो क्या ये तो A2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा फाई, जो भी लेना है आप ले लो, तो यहां अल्फा ले लो चलेगा या फाई ले लो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, या अल्फा ले लो फाई ले लो, चलो फाई ले लेते, ठीक है। तो यहां से ये A2 की जगह यहां फाई आ गया, साइन तो जैसे कि वैसे ही है, ओमेगा टी भी वैसे जैसे कि वैसे, तो फाई क्या हो गया मेरा? फेज डिफरेंस, क्लियर। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर ले लूं तो फाई मेरा फेज डिफरेंस हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 60। फाई कितनी होगी? 60। सो व्हाट इज 60? फेज डिफरेंस। 60 क्या हो गया? क्लियर। हाँ, अब जो मैं चीज बोल रहा हूं बस उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है बस। अब देख क्या होगा कि जरूरी नहीं है हम लोग इसको x का अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 करूं, क्या मैं यहां से इसको और में x इज इक्वल टू क्या x2 प्लस x1 भी तो कर सकता हूं, मतलब तो सिंपल है,
लेकिन अभी आप देखो तो इक्वेशन के टर्म्स बदल गई। तुम समझ रहे हो? अगर मैं x2 प्लस x1 को, कंपोजिशन तो यहां पर भी हो रहा है, दो सुपरपोजिशन, दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव है तो यहां पर भी है, और इन दोनों का हम लोगों ने ऐड भी करके रखा हुआ है। सुपरपोज तो यहां पर भी हो रहा है और सुपरपोज यहां पर भी हो रहा है, लेकिन इसमें और इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन के साथ में फर्क पड़ जाएगा ना। क्लियर? तो मेरा अब देख, अगर मैं दोनों को कंपैरिजन के साथ में देखूं, अगर मैं इसको x1 प्लस x2 ले लूं तो ये x1 की जगह मेरा x2 हो जाएगा, और यहां 4 sin ओमेगा टी, तो यहां a2 sin ओमेगा टी हो जाएगा, और मेरा a1 a2 बदल जाएगा। समझा? समझा गया? अब याद रखना कोई कि a1 और a2 कैसे पहचानते हैं, बस यही इसका खेल है, बस बाकी और कुछ दूसरा कोई खेल नहीं होगा इसका। बाकी तो हम लोग एज इट इज कर लेंगे, और बाद में बस मजा आएगा थोड़ा सा फेजर डायग्राम निकालने में, और कुछ नहीं। a1 और a2 कैसे डिसाइड करना है कि भैया ये आपका पहला a1 है या आपका ये x1 है या ये x2 है। अब हो सकता है सामने वाले एग्जांपल में और थोड़ा सा तुमको घुमा देती, भैया ये इधर करते हो ये इधर करते, तुम आप इसको a1 मान लो, फिर x1 मान लो, ये x2 मान लो, ऐसे भी तो हो सकता है, फिर आपके टर्म्स बदल जाएंगे। एनेट में जब आप एनेट कैलकुलेट करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप फेज डिफरेंस निकालेंगे तब फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, रिजल्टेंट फेज का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स। याद आया? a2 sin फाइव, मतलब फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाइव। कुछ याद आया? अगर आप इसी ढंग से अगर इसको चलते हुए रहेंगे कि भैया हम लोग रैंडमली a1 और a2 मान ले, तो ये देख यार तेरा रिजल्टेंट फेज में अंतर हो जाएगा, क्योंकि a1 a2 बदल जाएगा तेरा, और जो तेरी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू तेरी बदल जाएगी रिजल्टेंट फेज के लिए। और जिस समय रिजल्टेंट फेज की वैल्यू अगर बदल गई तो हम लोग को जिस समय फेजर डायग्राम बनाएंगे, और फेजर डायग्राम में हम लोग जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालते हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यही निकालते हैं हम लोग, एनेट साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस। या अदरवाइज तो याद कर ले, यहां से हम लोग इसको डेल कहते थे, याद आया? समझा? अगर आपका डेल बदल गया, अगर आपका डेल बदल गया तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी आपका बदल जाएगा। समझा? तो यहां से सबसे मेन चीज पहचानना, जैसे कि भैया a1 और a2 कौन है। क्लियर? बहुत अच्छे से सुनना, a1 a2 कैसे पहचानते हैं। a1 या x1 या अदरवाइज y1, जो भी चीज आपको दी जाएगी, आप उसको ऐसे पहचानेंगे कि जिसका फेस छोटा होता है। सिंपल, इसका सिंपल मतलब यही है, a1 वो होता है जिसका फेस छोटा होता है एज कंपेयर टू a2, और a2 हमेशा वो होगा जिसका फेस ज्यादा होगा। क्लियर? अब देखिए यहां फेस कितना है, ओमेगा टी प्लस 0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या लें, ओमेगा टी प्लस 0। यहां देखिए ओमेगा टी प्लस 60। क्लियर? तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, किसका फेस बड़ा है, ये। तो ये क्या हो गया, 8, मतलब ये टर्म कौन सी होगी, a2, या अदरवाइज ये 5 क्या हो जाएगा, a2, या हम लोग इसको बोले पूरी टर्म के लिए क्या बोलेंगे, x2। समझा? क्लियर? ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरी, x2, बट ये क्या हो जाएगा, a2। बोल समझा? ठीक है? और अब क्या हो जाएगा ये a1। समझा? अब देखो अब यहां पे क्या होगा कि अगर मान के चलो कि अगर थोड़ा क्वेश्चन घुमा लिया, यहां से उठा करके इसको यहां रखा और यहां से उठा करके इसको यहां रख दिया, तो अब यहां अब क्या करेंगे कि भैया हमारी इक्वेशन तो x1 प्लस x2 होती है सर, तो ये मेरा a1 हो गया, गलत हो जाएगा। समझा? तो हमेशा फाइंड आउट करेंगे क्या चीज कि भैया हमारा पहले चीज तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा a1 और a2 क्या है। a1 a2 आप अगर गलत भी फाइंड आउट कर लेते हो तो आप एनेट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कोई चेंजेस है ही नहीं। फर्क पड़ेगा आपका रिजल्टेंट फेज में, और अगर रिजल्टेंट फेज आपका फर्क पड़ गया तो रिजल्टेंट आपका डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ जाएगा, और जब फेजर डायग्राम निकालेंगे फेजर डायग्राम में भी आपका पूरा चेंज हो ही जाएगा, a1 की जगह a2 रिप्लेस हो जाएगा। समझा? क्लियर? बेसिक टर्म समझा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं है, बस लोग समझते हैं हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। क्लियर? x1 या अदरवाइज a1 वो होता है जिसका फेस छोटा होता है, और x2 या अदरवाइज a2 वो होता है जिसका फेस
ज्यादा होता है। समझा? बस इतना ही समझने लायक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देख, क्या ये जनरल फॉर्मूला है हमारा? ये जनरल फॉर्मूला है। अभी हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो देख पुट करने के बाद में फटाफट कैसे सॉल्व होगा ये। नाउ सी अगेन। तो ए नेट आ गया आपका। सो दिस इज ए नेट इज इक्वल टू, बातें नहीं करे, इधर ध्यान दे। हाँ, अब आपने पहचान लिया A1 कौन है, A2 कौन है। व्हाट इज A1? A1 कौन है? कहां गया यहां से मिटाने का? चलिए सबसे पहले हम लोग तो गिवन लिख लेते हैं यहां से। पहला एग्जांपल है तो इसको पूरा सिस्टमैटिक सॉल्व करके देता हूं। हाँ, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या आएगा? A1। व्हाट इज A1? 4 क्या? अबे ऐसा नहीं बोला है तो 4 क्या हो जाएगा? मीटर। बोल क्लियर? ठीक है। और A2 क्या हो गया? 5 मीटर। क्लियर? अच्छा, अगर मैं ले लूं फेज डिफरेंस, बोल फेज डिफरेंस क्या है? 60। फेज डिफरेंस क्या है? 60। बोल इतना क्लियर हो गया? चलिए तो मैं निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाले? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या एनएट से डिनोट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस cos 5। क्या चीज होती है? तो हम लोग यहां अभी यूज करेंगे क्या? फेज डिफरेंस। इतना समझा? अभी इतना समझा गया? चलिए सामने चलते हैं। अगेन दिस इज A नेट बिकम्स, नाउ सी अगेन A1 स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 4 कितना हुआ? 20। 40 डायरेक्ट 40 कर दूं चलेगा? तो यहां आ गया कितना? 40 cos बोल समझा? व्हाट इज cos 60? व्हाट इज cos 60? तो देखिए यहां से नेट आ गया। सो नेट इज इक्वल टू 1 होगा। दिस इज 60 प्लस 25 हाउ मच? 41। कितना? 41 हुआ ना बे? सो दिस इज 41 प्लस 20। समझा ही नहीं? अबे cos 60 1/2 और 1/2 40 के साथ में 20 हो जाएगा। तो इधर 41 प्लस 20 61। चलेगा नेट फट से अंडर रूट ऑफ 61। बोलिए जल्दी बोल। साउंड चेक कर ले। हाँ कितना कितना? पक्का? चलिए तो आप क्या यहां से नेट मिल गया है ना। सो नेट आ गया तेरा 7.810 यूनिट बोल। यूनिट बोल मीटर। तो यहां आ गया मीटर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए क्या निकल के आ गया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या निकाल? रिजल्टेंट चल रिजल्टेंट फेज निकाल। फॉर्मूला बोल फट से रिजल्टेंट फेज का। डेल का फॉर्मूला बोलना फट से। डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स A2 sin अब भी थोड़ी देर पहले बताया। A1 प्लस A2 cos फेज डिफरेंस। समझा मेरे? चलेगा? हाँ ये क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अगेन फिर से मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं फटाफट। सो सी डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स A2 कितना है? 5 sin फेज डिफरेंस 60। नीचे आ गया 4 प्लस 5 cos 60। बोल क्लियर? ठीक है। चलिए sin 60 कितना? sin 60 कितना? सो डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 इंटू रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इंटू 1/2। क्लियर? नहीं समझा? अरे समझा गया? इसको अच्छे से ऐसे लिखने से अच्छा मैं, क्योंकि यहां से इसको 1/2 ही मतलब 5/2 ही ले लेता हूं, क्योंकि बाद में ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो यहां पे मैं लेता हूं 1/2 5/2। ठीक है। चलिए आ जाते इधर फिर से अगेन। यहां देख डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स
5√3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। बोल नहीं समझा? सो दिस 2 and 2 गेट कैंसिल। ठीक, तो डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 5√3 और नीचे आ गया 8 प्लस 5 13। चलो कर लो अब इसको। 5√3 बोले तो √3 1.732 और 5 इंटू 1.732 कर लो कितना? सो डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स 8.66 0 और नीचे आ गया 13। चलिए फट से कर लिए इसको लॉक से। लिखना किसी को नहीं है, बाद में लिखने के लिए समय दूंगा। समझो? पक्का? 0.66 सही जा रहे हो? हाँ जी, 0.666। अच्छा 667 कर दू चलेगा ना? 0.666 से कंटिन्यू हो रहा है ना? 6 नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है क्या? क्या है? 0.666 छोड़ना यही, इसको 7 कर यार। क्या उतना लेके जा रहे हो, बता रहे हो फालतू में। ले ठीक, चल निकाल एंगल, निकाल एंगल निकालना है। tan इनवर्स है वो। कितना कितना? हाँ 42 है पक्का? गलत तो नहीं कर रहे? 42 डिग्री 42 डिग्री। मैंने अभी के अभी 3 बार चेंज किया इसको। ठीक है, इधर बताओ 666 अबे तो यही है ना 42 वाली कहां से बड़ी समझ आ गया? इतना आंखें खराब है तुम्हारी में। ये इसके पास के ये कहां से होगी? तो याद रखेंगे, बाकी हमारे को कोई से लेना देना नहीं है। हमारे को लगने वाला ए नेट, दूसरा आपका रिजल्टेंट फेस, तीसरी चीज आपकी A1 और चौथी चीज आपकी A2। बस इतना ही, ठीक है। फेजर डायग्राम निकालने के लिए लगने वाली चीजें, पहले तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको ए नेट की, ठीक है। पहले तो A1 A2 की पड़ेगी, बाद में ए नेट और बाद में रिजल्टेंट फेस। ये 4 चीजें A1 A2 ए नेट और रिजल्टेंट फेस, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहां से फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। ये होगी आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग इसको पीछे में भी खींच सकते हैं अगर मेरा फेस, अगर किसी का फेस 120 से 90 से ज्यादा भी जा रहा हो तो, ठीक है। हाँ अब देख, ये कंप्लीट टर्म ध्यान से देखिए इधर, ये कंप्लीट टर्म का फेस 0 है 0,
ये जो मेरा x1 यहां नजर आ रहा है, इसका फेज कितना है? 0। इसका मतलब ये होता है कि ये इसका अगर फेज 0 है तो ये जो x1 है, x1 का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो a1 होगा, वो a1 x एक्सिस के ऊपर होगा। समझा? फिर से ये ओमेगा डी प्लस 0, इसका फेज क्या 0 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल है, जिस समय फेज 0 है तो ये ऑलरेडी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। समझा? अगर मान के चलिए ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अगर यहां फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर यहां पे मान के चलो कि यहां ओमेगा टी प्लस 30 होता, ठीक, तो फिर से यही मेरा x1 हो जाता, क्योंकि सेकंड वाला का फेज कितना है? 60। तो ये तो मेरा x1 हो गया, बट ये ओमेगा टी प्लस 30 होने के कारण ये ऑलरेडी x से 30 पे ऊपर खड़ा है। अब समझा? अब यहां ओमेगा टी प्लस कितना है? 0। तो यहां एंगल इसमें मतलब ये जो आपका a1 है, ये a1 ऑलरेडी x पे है, तो यहां से आपका a1 आ गया, मतलब यहां से ये हो गया आपका a1। इतना क्लियर? सो a1 कितना है आपका? 4। सो दिस इज a1 इज इक्वल टू 4 मीटर। बहुत समझा? ठीक है। अब देखो, अब चले a2 पे। a2 कितना है मेरा? 5। बट ये इसका फेस कितना है? 60। तो ये ऑलरेडी 60 से ऊपर खड़ा है। अब इस यहां पे कंसेप्ट आता है लीडिंग और लैगिंग का। लीड बोले तो सामने चलना, लैग बोले तो पीछे रहना। ठीक है, ये चीज हमेशा के लिए ध्यान में रखना, बहुत काम की चीज है। लीड और लैग का कंसेप्ट क्या है? यहां ओमेगा टी प्लस 0 है और यहां ओमेगा टी प्लस 60 है। इसका मतलब यह है कि ये जो आपका A2 है, सो दिस A2 इज लीड बाय 60 टू A1, या अदरवाइज इसको दूसरी वे में कैसे बोलता है? A1 इज लैग बाय 60 टू A2। अब दोनों का मतलब समझाता हूं। ये देखो, ये A1 है आपका, A1 60 से ऊपर खड़ा है, मतलब 60 से सामने चल रहा है। किसके 60 से सामने चल रहा है? A1 से, क्योंकि A1 का फेस कितना है? 0। A2 का फेस कितना है? 60। A2 इज लीड बाय 60 टू A1, मतलब A1 आपका 60 डिग्री से सामने चल रहा है। किसके 60 डिग्री सामने चल रहा है? A1 से। क्लियर? या अदरवाइज दूसरे सेंस में, A1 ये पीछे चल रहा है। कितने से पीछे चल रहा है? 60 से। किससे? A2 से। A1 इज लैग बाय 60 टू A2। अब समझा? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। लीड का मतलब सामने चलना, लैग का मतलब पीछे रह जाना। कौन सामने चल रहा है और कौन पीछे रह रहा है और कितने से सामने चल रहा है, तो ये हमारे को इक्वेशन बताएंगे। ये देख, ये सामने प्लस 60 है, मतलब सामने चल रहा है। कितने से सामने चल रहा है? 60 से। कौन सामने चल रहा है? A2। किससे सामने चल रहा है? A1 से। तो A2 इज लीड बाय 60 टू A1, या अदरवाइज A1 इज लैग बाय 60 टू A2। समझा? ये बेसिक कंसेप्ट समझा है? चलिए अब देख, A1 का एम्पलीट्यूड कितना है? 4। A2 का एम्पलीट्यूड कितना है? 5। अब बेसिक से लॉजिक लगाना है तुम लोग को। यहां से पेन फेंक के मार दूंगा। बेसिक से लॉजिक लगाने, जो A1 आपका 4 है या A2 आपका 5 है, ठीक? तो बट ऑब्वियस ये, अब जब आप फेजर निकालेंगे तो A1 का जो साइज होगा A2 से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो मैं यहां से लूंगा, तो मेरे को कितने पे A2 कितने पे लेना है? 60 पे। समझ रहे हो? तो आप यहां से, यहां एंगल कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में? 90। तो मेरा A2 कहीं ना कहीं 60 पे होगा। किससे? 60 पे? X से। ठीक है, तो मैं यहां से ले लेता हूं। ये ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मेरा एंगल हो गया। ये कितना हो गया? 60। ये कौन है मेरा? A2। थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं इसको, ठीक है। सो ये मेरा कौन है? A2। कितना है? 5 मीटर। बोल, समझा? अरे समझा गया? सो ये ऑलरेडी 60 पे है। अब हम लोग इसका लेंगे रिजल्टेंट। क्या लेंगे? और रिजल्टेंट कैसे लिया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए अब यहां से पैरेललोग्राम ले लो।
तो एक पैरेलल लाइन मेरे को A1 से निकालनी पड़ेगी और A2 के लिए पैरेलल यहां से एक पैरेलल लाइन मेरे को यहां से लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसा, समझा गया? ठीक है। और जो डायगोनल होता है वो क्या होता है उसका? रिजल्टेंट। डायगोनल क्या होता है? रिजल्टेंट। तो यहां से ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, सी, समझा? ठीक है। और ये जो होगी मेरी, ये क्या होगी? इनेट। क्या हो गई? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना ये हो गया इनेट। कितना निकाला मैंने? 7.81 मीटर। बोल क्लियर? अब जो ये फेज होता है, ये रिजल्टेंट फेज, ये देखिए निकाल के रखे हम लोग, दिखाई पड़ रहा है? बस कॉमन सेंस लगा नहीं इधर। सी दिस इज 33 डिग्री 42 मिनट्स। 33 डिग्री, यहां से ये 60 है, तुम समझो अच्छे से, यहां से ये 60 है। तेरा रिजल्टेंट फेज कितना आया? 33 डिग्री। तो ये जो फेज होता है, ये फेज इनेट और A1 के बीच का होता है। किसके बीच का होता है? इनेट और A1। आपको दिखाई पड़ रहा है ये इनेट है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है A1 है। तो ये जो फेज आपको मिला, सो दिस इज अ फेज, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फेज। एंड दिस रिजल्टेंट फेज हम लोग ने इसको डेल से डिनोट करके रखा हुआ है। दिस इज 33 डिग्री एंड दिस इज 42 मिनट। दिस इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। इस चीज को कहते हैं हम लोग फेजर डायग्राम। समझा? समझा गया? टेंशन ना लो, पहला एग्जांपल है इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। एक दो एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, आपको यूज टू हो जाएंगे, तो आप फिर से इसको निकालना सीख जाएंगे। समझा? सिंपल सी बात है। और एक बार रिपीट कर दो फटाफट। 7.81 साइन ओमेगा टी प्लस 33 डिग्री 42 मिनट। सो दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझा? अरे समझा क्या? सो ये हो गया तेरा कंप्लीट न्यूमेरिकल। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई है मैंने ए नेट का वैल्यू पुट करके रखा हुआ है और यहाँ पे रिजल्टेंट फेज हम लोग ने पुट करके रखा हुआ है। क्लियर? और याद रखिएगा कि यहां जो हम लोग फेज निकालेंगे वो फेज आपका जो होगा ए नेट और A1 के बीच में होगा, बट ये तब होगा जब आपका A1 0 पे हो। क्लियर? इसके बाद में ये भी बदल जाएगा, आने वाले क्वेश्चन में ये भी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो समझेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो अभी निकाल ली फेजर डायग्राम। चलिए तो फटाफट। तो हम लोग ने एनेट निकाला पहले, तो एनेट कितना आ गया? एनेट कितना है? 6.083। चलिए, तो ये आपका एनेट आ गया। इसके बाद में आपने डेल निकाला, रिजल्टेंट फेज 25 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, चलिए अब इसका क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। ठीक है, चलिए देखते हैं फेजर डायग्राम कैसे बनती है। फिर से सुनो और ध्यान दो अच्छे से। फेजर डायग्राम, इसमें क्या अंतर है पहले वाले में और इसमें वाले में क्या अंतर होगा? सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज इट इज लेंगे। ठीक, हाँ, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आपने ये तो पहचान लिया कि भैया आपका A1 कौन सा है, A2 कौन सा है। जिसका फेज छोटा होगा वो A1 होगा, जिसका फेज बड़ा होगा वो A2 होगा। तो इसका फेज कितना है? 15। इसका फेज कितना है? 75। ठीक है, तो बट ऑब्वियस ये आपका ये आपकी पूरी टर्म एक्सपेंड हो जाएगी और ये हो गया आपका 4A1। ठीक, तो यहां से A1 देखो। अब मेरे को A1 को प्लॉट करना है यहां पर, ठीक है ना? A1 को मेरे को प्लॉट करना है, बट A1 को प्लॉट करने का तरीका देखो, बिकॉज A1 अगर आप ढंग से देखेंगे तो A1 ऑलरेडी 15 डिग्री पे है। इसके पहले देखो जो A1 था आपका 0 पे था, तो वी आर डायरेक्टली टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। समझा? बट अभी ऑलरेडी ये देखो A1 कहां है? 15 डिग्री पे। कहां है? तो मेरे को यहां A1 कहां लेना पड़ेगा? यहां एक्स एक्सिस से ऊपर 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आगे तेरा 15 डिग्री ऊपर। कुछ समझा? ऐसे ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा करना। सो दिस इज माय A1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ले लेता हूं। सो ये हो गया मेरा A1 कितना है? 4 मीटर। अब देख यहां से, अब यहां एंगल कितना बन गया? 15 डिग्री। ये एंगल कितना बना? अब देख ये हो गया मेरा A2, सॉरी A1 हो गया। अब देख मैं A2 प्लॉट करता हूं। ये A2 देख 75 है, तो 75 देख 3 पे, मतलब 3 है। A2 मेरा 3 है, बट कहां पे है? 75। 75 कहां से? एक्स एक्सिस।
कहां से? एक्स एक्सिस से। तो यहां से 75 ले लेंगे, इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये A2 छोटा है ना, तो ये A2 3 मीटर। अब देख एंगल देख, मैं एंगल को दूसरी इंक से डिनोट कर देता हूं यहां। सो ये कितना? 75। कितना ये? सो दिस इज 75 डिग्री। क्लियर? चल रिजल्टेंट बनाए इसका अभी। देखो ये फेजर डायग्राम में यही बेसिक अंतर होता है, आपको कौन सी चीज कहां लेनी है बस ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ये समझा A1 मैंने कैसे लिया हुआ है, बिकॉज A1 ऑलरेडी एट 15 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर उठा लिया 15 से, और A2 मेरा 75 से चल रहा है। तो कौन लीड और कौन लैग? कौन लीड और कौन लैग? A2 लीड कर रहा है। A2 लीड कर, अच्छा कितने से लीड कर रहा है? 60 से। किससे लीड कर रहा है? बिकॉज इट इज 75। अब आप ये नहीं बोल सकते 75 आप तब बोल सकते हैं जब ये 0 होता। समझा? ठीक है, तो ये A2 इज लीड बाय 60 डिग्री टू A1। ठीक है, चलिए अब मैं इसका रिजल्टेंट ले लूं। अब इसका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम ले लो। ठीक है, इसका एक पैरेलल लाइन लेनी पड़ती है आपको, है ना, एक पैरेलल लाइन यहां से और एक पैरेलल लाइन यहां से, इसको सुसी। तो अब ये जो इसका डायगोनल होगा, ये डायगोनल मेरा रिजल्टेंट होगा। सो ये हो गया मेरा एनेट। ठीक है, यही एनेट मैंने कितना निकाला? 6.083। सो दिस इज 6.083 मीटर। यहां मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आपने जो रिजल्टेंट फेस बनाया दैट इज 25 डिग्री 18 मिनट। अच्छा याद करो ये किसके बीच का एंगल होता है? एनेट और A1। इट्स नॉट बिटवीन एनेट एंड एक्स एक्सिस। अब देखो यहां गलती नहीं करना, नहीं तो कई लोग यहां से जोड़ के सीधा एक्स को ला लेंगे। यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। जो आपने रिजल्टेंट फेस निकाला ये किसके बीच का एंगल है? एनेट और देख, मेरे को इसको यहां से पकड़ के बस यही रोकना पड़ेगा। देख, समझा? अबे समझा क्या? तो ये हो गया आपका डेल। सो दिस इज डेल इज इक्वल टू हाउ मच? 25 डिग्री 18 मिनट। अब एक थोड़ा छोटा सा सस्पेंस यहां से क्रिएट हो जाता है, जो हम लोग वाई में निकालते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देख। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाते समय में हम लोग फेस एंगल जो होता है आपका वो एक्स एक्सिस से मेजर करना पड़ता है। अब देखो आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, यहां से दो ऑप्शन कैसे? पहला y इज इक्वल टू, अच्छा सुन इधर, y इज इक्वल टू एनेट। मैं थोड़ा डायरेक्ट इक्वेशन के टर्म्स में लिखूं, चलेगा क्या? चलो मैं डायरेक्ट इक्वेशन के टर्म्स में लिखता हूं। 6.083 साइन ओमेगा टी प्लस 25 डिग्री 18 मिनट। पहली तो ये चीज, ये और दूसरा ये y इज इक्वल टू 6.083 साइन ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री 10 मिनट। So what is the right answer? What is the right answer? The right answer is यही कंफ्यूजन बस दूर कर लो, यही कंफ्यूजन बस दूर कर लो। रिजल्टेंट फेज में, पहले सुन तो ले साइंटिस्ट, रिजल्टेंट फेज में, सॉरी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन बनाते हैं, वो जो फेज होता है वो फेज आपका एक्स एक्सिस से लेना पड़ेगा, रेफरेंस से। और जो आप रिजल्टेंट फेज निकालते हैं, वो जो फेज डिफरेंस निकल के आता है वो एनेट और A1 के बीच का होता है। लेकिन जिस समय आप इक्वेशन बनाते हो, इक्वेशन में आपको जो फेज लेना पड़ेगा वो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में लेना पड़ेगा। समझा? तो इसलिए आप यहां से 25 डिग्री 18 मिनट नहीं कर सकते। ये पहले हम लोगों ने इसलिए किया था बिकॉज A1 ऑलरेडी 0 पे था। समझा?
देख अच्छे से याद करो, मैंने उस समय बोला था ये भी बाद में बदल जाएगा। क्लियर? कैसे बदला देख, जैसे ही आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में जो फेज आप लेंगे वो फेज हमेशा आपके रेफरेंस के साथ में होगा। क्लियर? लेकिन जिस आप रिजल्टेंट फेज निकालते हो तो वो रिजल्टेंट फेज किसके बीच का होगा? ए नेट और सो दिस इज ए नेट, ये आपका ए नेट हो गया और A1 के बीच का रिजल्टेंट फेज। लेकिन जिस समय में आप ये पूरी एंगल्स लेंगे, पूरा यहां से ए नेट और एक्स के बीच का, वो होगा आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझा? तो यहां से हम लोग इक्वेशन ये पहले ऑप्शन में अगर दे दिया गया तो ऑप्शन में ये राइट मार के आ जाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सब पक्का बराबर है, तुम कैलकुलेट करके देखो, है ना? गधे वो एक्स एक्सिस से लेना पड़ता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी 15 डिग्री ऊपर। A1 इज ऑलरेडी 15 डिग्री ऊपर है एक्स से। समझा? तो हम लोग रेफरेंस से लेंगे और दैट इज एक्स, इसीलिए 15 प्लस 25 डिग्री 18 मिनट, सो इट्स 40 डिग्री 18 मिनट इज द रिजल्टेंट फेज एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बहुत समझा ये क्वेश्चन? वो समझा गया? चलिए उतार लीजिए अब खड़ा। X 6 sin ओमेगा डी प्लस 135, 8 sin ओमेगा डी प्लस 60। तो ये क्या हो गया तेरा x1, ये हो गया तेरा x2, ये a1, ये a2। ठीक है? तो सबसे पहले बताओ आपने a नेट क्या नहीं बनाया यहां से? a नेट कितना आ गया? 11.18 मीटर। ये सही है सभी का? डेल बोले यहां से 31 डिग्री 12 मिनट आ गया। चलिए डेल आपका आ गया। हाँ, अब देखो यहां से डायग्राम बनाएंगे। यहां से सबसे पहले एक्स एक्सिस ले लो। अब देखो यहां 135 है ना? तो ये 90 और इधर फिर से सामने जाएगा तो मेरे को निगेटिव एक्स एक्सिस भी लेनी पड़ेगी। ये एक्स, मैं इसको बीच में ले लेता हूं यहां से। हाँ चल ध्यान इधर, ये ये वाई और मेरे को इधर पीछे भी इसको खींचनी पड़ेगी। सो ये मेरा हो गया एक्स डैश। ठीक है? अब यहां से ये मेरा A1 है 8, तो ये कहां है? 60 पे। ये ऑलरेडी एक्स से ऊपर 60 पे आएगा। ठीक है ना? ये ऑलरेडी आप उसको A1 को जो भी होगा आपका दैट इज 8। ठीक है? सो दिस इज A1। ये ऑलरेडी कितने एंगल पे वो खड़ा भी है? 60 डिग्री में। ठीक है? यहां तक ये पहली चीज होगी। अब दूसरी चीज देखें यहां से A2 है 135 पे। 135 बोले तो ये 90, ये 180, तो 135 बोले तो यहां से और इसके बीच में 45। समझा? तो यहां से यहां इसके बीच में 45 लेंगे हम लोग। क्लियर हुआ? तो यहां से ऐसा कितना है? 6। सो दिस इज A2 6 मीटर। बोल क्लियर? हाँ, अब ये एंगल ले लो, ये 135 हो गया। सो 135। अब दोनों का रिजल्टेंट ले लो। रिजल्टेंट लेते समय पैरेललोग्राम बनाना है आपको, तो ढंग से क्या पैरेललोग्राम बनाना है? A1 और A2 के बीच में पैरेललोग्राम बनाना है तुमको। अब यहां से आपका कंस्ट्रक्ट होगा पैरेललोग्राम। ये जो लाइन है, ये लाइन को यहां से पैरेलल लाइन निकालेंगे हम। ठीक है? हाँ, अब यहां से ये लाइन को आप पैरेलल निकालेंगे इधर। ठीक है ना? बोल समझा? ठीक है ना? हाँ, तो अब लेंगे आप यहां से A नेट। सही है ना पैरेललोग्राम? बिल्कुल। हाँ, तो यहां से हाँ जी क्या बोले? 90 पे आएगा क्या? अच्छा, ये इधर भाग रहा है क्या? अच्छा, फिर वो इसलिए तो बोल रहा हूं पैरेललोग्राम सही है निकला है क्या मेरा? पैरेललोग्राम पे ही डिपेंड होगा वो।
क्या फर्क पड़ता है, इसको इधर खींच लेता हूं, ठीक है, इसको यहां ले लो। सो दिस इज A1 इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये देखो अब ठीक है, आया। सो ये आपका बना A नेट, जो कितना निकाले आपने 11.18 मीटर, ठीक है ना रे। हाँ अब देख एंगल देख, ये इसके बीच का एंगल बोल कितना, तो ये आपका डेल है 31 डिग्री 12 मिनट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये एंगल लेना पड़ेगा अब आपको, ठीक है, इसको बाद में डिनोट कर दूंगा मैं। ये 60 है आपका, ये 60 डिग्री है, ये कितना है 91 डिग्री। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप जो फाइनल इक्वेशन निकाले यहां से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाली, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में आपका रिजल्टेंट फेज क्या होगा 91 डिग्री 12। अच्छा आप 31 डिग्री 12 मिनट तो नहीं करेंगे पक्का? क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से लेंगे उसको। तो मेरी इक्वेशन देख, फाइनल इक्वेशन, व्हाट इज माय फाइनल इक्वेशन, y इज इक्वल, यहां से देख लो 11.18 साइन प्लस, और कई लोग की बैक पे पैक होगी भी, बैक भी पैक होगी भी। अच्छा पहले से बैक पैक है, हाँ इधर 91 डिग्री पक्का, बोल समझा।